गुड इवनिंग गाइस। आइए फिर से हम आज लौट चुके हैं एक नया सेशन लेकर के। और आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे वन लाइनर की का जो सीरीज चल रहा था बिहार दरोगा और रेलवे के लिए। तो हम लोग कल 1 से लेकर 25 तक क्वेश्चन किए थे, तो आज हम लोग 26 से 50 तक क्वेश्चन करेंगे। ये आज का दूसरा क्लास है वन लाइनर की उसका। तो क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, कह रहा है कि समस्त रेडियो एक्टिव पदार्थ क्षय होने के पश्चात किसमें अंतिम रूप से बदल जाते हैं। तो वो होता है सीसा में। या समस्त रेडियो एक्टिव पदार्थ अगर क्षय हो जाता है, मतलब उसका अगर ये हो जाता है, उसको इंग्लिश में कहते हैं सेडिमेंटेशन। तो उसका सेडिमेंटेशन होने के पश्चात इसका जो अंतिम रूप होता है वो सीसा होता है। ठीक है। सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म पौधा कौन सा है। एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म आपने सुना होगा कि ये पादप जगत का एक पार्ट्स है जिसमें दो भागों में बांट दिया जाता है। एक होता है एंजियोस्पर्म, एक होता है जिम्नोस्पर्म। ठीक है। तो एंजियोस्पर्म का ये पार्ट है जिसको बोलते हैं यूकेलिप्टस। तो सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म पौधा जो है वो यूकेलिप्टस है। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28, सफ़ेद रन किस राज्य में स्थित है। सफ़ेद रन गुजरात में है। सफ़ेद रन को हम लोग ये बोल सकते हैं कि आपको याद रखना है रन, तो रन ऑफ कच्छ कहाँ है। रन ऑफ कच्छ गुजरात में है, पश्चिम साइड में। तो उससे आपको याद रहेगा रन, सफ़ेद रन कहाँ है तो गुजरात में है। आईने अकबरी की रचना किसने की थी। तो आईने अकबरी की रचना अबुल फजल ने की थी। अबुल फजल जो कि दरबारी कवि थे इसके अकबर के, और एक नौरत्न में से एक ये भी थे। 30 क्वेश्चन नंबर देखिए, अखिल भारतीय अस्पृश्यता संघ की किसने स्थापना की थी। तो ये था महात्मा गांधी। अस्पृश्यता मतलब होता है छूत अछूत। ठीक है। तो छूत अछूत से गांधी जी ने बोला था कि छूत अछूत नहीं होना चाहिए, जो कि हम लोग पॉलिटी के आर्टिकल 17 में भी हम लोग पढ़ते हैं कि अनटचबिलिटी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं छूत अछूत को, जिसको अस्पृश्यता कहता है। तो इसका आर्टिकल 17 से में इसको एबोलिश कर दिया गया था। तो ये गांधी जी के ही तर्ज पे ये किया गया था। तो गांधी जी इसको नहीं मानते थे, छूत लोगों में नहीं होना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने अस्पृश्यता संघ एक यूनियन बनाया था, अनटचबिलिटी संघ बनाया था, जिसको इंग्लिश में अनटचबिलिटी संघ बोलते हैं। तो इसकी संघ की स्थापना गांधी जी ने किया था। जाहिर सी बात है वो एक बेनोवेलेंट पर्सन थे, बहुत ही दयालु पर्सन थे और मानव के हित के लिए बहुत सारा काम किए थे। तो महात्मा गांधी ने ही अस्पृश्यता संघ की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है परंतु कृषि नहीं, यह किसकी उक्ति है। ठीक है। तो ये जवाहरलाल नेहरू की उक्ति है। जब आज़ादी के वक्त जब जवाहरलाल नेहरू ने एक स्लोगन दिया था जिसमें उन्होंने बोला था कि प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है परंतु कृषि नहीं कर सकती। सत्यनारायण व्रत में किस भगवान को सत्यनारायण के रूप में जाना जाता है। तो विष्णु भगवान को ही सत्यनारायण के रूप में जाना जाता है। आपने कहीं भी मूवी में या कोई भी कॉमिक्स वगैरह जो ये धार्मिक को जो ग्रंथ में या कॉमिक्स में आप देखे होंगे कि जब भी आते हैं विष्णु जी तो बोलते हैं नारायण नारायण। तो इससे याद रखिएगा सत्यनारायण व्रत में किस भगवान को सत्यनारायण के रूप में जाना जाता है, तो विष्णु भगवान को ही जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, भारत के दौरे पर आने वाला पहला अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था। तो वो था डी आइजनहावर। क्या नाम है, डी आइजनहावर। याद रखिएगा डी आइजनहावर। ये कौन थे, ये पहला अमेरिकी राष्ट्रपति था भारत में आने वाला। 34 क्वेश्चन देखिए, वेग कैसी राशि है। तो वेग सदिश राशि है। देखिए अब इसको समझना है सदिश और अदिश। आपने सुना होगा इंग्लिश में स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड को मापा जाता है, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को भी नापा जाता है। तो आप देख सकते हैं कि सदिश और अदिश, ठीक है, कोई भी चीज़ में अ लग जाता है यानी वो चीज़ नहीं का भाव देता है, अभाव देता है। तो दिश मतलब दिशा। ठीक है। तो जिसमें दिशा हो तो वो सदिश, और जिसमें दिशा ना हो वो अदिश। यानी ये सदिश राशि है, इसमें वेक्टर यानी इसको इंग्लिश में वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। तो वेग कैसी राशि है, तो वेग सदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, कौन सा विषय अर्थशास्त्र में वर्णित है। तो अर्थशास्त्र में राजनीति के बारे में बात किया गया है। अर्थशास्त्र के लिखने वाले थे कौटिल्य, जिनको हम लोग चाणक्य भी बोलते हैं और विष्णुगुप्त भी बोलते हैं। तो बहुत लोग सोचते हैं कि अर्थशास्त्र लिखा हुआ यानी इकोनॉमिक्स की बात होगा। जी नहीं, ये राजनीति और वहाँ के राजतंत्र के बारे में उनके बुक में थी, खासतौर से चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल। अब देखिए बिहू किस राज्य का मुख्य पर्व है। तो बिहू असम का पर्व है, और बिहू एक डांस भी है, वो भी असम का ही है। गिरा अनयन नयन बिनु बानी, क्या है गिरा अनयन। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, गिरा अनयन नयन बिनु बानी किस कवि की
उक्ति है, तो ये तुलसीदास की उक्ति है। हुमायूं प्रथम बार कब दिल्ली की गद्दी पर बैठा, तो 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को हुमायूं प्रथम बार दिल्ली की गद्दी पर बैठा। जैसा कि आप जानते हैं कि बाबर के मृत्यु के बाद ही हुमायूं का आगमन हुआ था। तो बाबर 1530 में उनका वो डेथ कर गया, तो फिर 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को हुमायूं गद्दी पर बैठा। 39 क्वेश्चन, हिंदू मान्यताओं के अनुसार कौन सा त्यौहार भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है? तो आप सबको पता है जन्माष्टमी जो है वो कृष्ण भगवान जी के ही जन्म के उत्सव पे मनाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, हिंदुस्तान समाचार की स्थापना कब हुई थी? तो सन 1948 में हिंदुस्तान समाचार की स्थापना हुई थी। हिंदू कथाओं के अनुसार किसके वरदान से कुबेर यक्षों के राजा बने? तो शिव के वरदान से ही कुबेर जो हैं वो यशों के राजा बने थे। हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। जी, कहा जाता है कि अश्वमेघ यज्ञ एक होता था पुराने जमाने में। अश्वमेघ यज्ञ में क्या होता था कि राजा अपने घोड़ा को छोड़ देता था, लगाम छोड़, और जहाँ जहाँ तक राजा जाता था, घोड़ा मतलब जहाँ जहाँ तक जाता था वो एरिया राजा का हो जाता था। और किसी को भी अगर युद्ध करना रहता था ना, तो वो राजा घोड़ा को रोक लेता था। तो यही नीति अपनाया अकबर ने। तो हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य यही था कि राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। वो उनका अधीन स्वीकार नहीं किया, और वो अश्वमेध यज्ञ का जो घोड़ा था उसको रोक लिए थे, और वो अपना राजतंत्र अकबर को नहीं सौंपना चाहते थे। ठीक उसी तरह इसीलिए राणा प्रताप को अपने अधीन लाने के लिए ही हल्दी घाटी की युद्ध लड़ा गया था। हमारे देश, क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, हमारे देश में भुगतान हेतु चेक उसके जारी करने की तारीख से कितने महीने के लिए वैध रहता है? तो भुगतान हेतु चेक जो है वो 6 महीने के लिए वैध रहता है। 44 क्वेश्चन देख लीजिए, हड़प्पा के लोग कौन सी फसल में सबसे आगे थे? तो हड़प्पा के लोग सबसे आगे कपास उगाने में थे। क्वेश्चन नंबर 45 है कि स्वतंत्रता पूर्व राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? तो दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले अनुमान लगाया था, जिसने अपने बुक ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी में इनका जिक्र किया था, दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, स्थल मंडल का तात्पर्य क्या है? तो स्थल मंडल का तात्पर्य यह है कि पृथ्वी की बाह्य पपड़ी, ठीक है ना, यानी बाहर का जो भी पपड़ी होता है ना, वही स्थल मंडल है जिस पर हम लोग रहते हैं उसके अंदर। तो फिर उसके बाद तो हम लोग सियाल, सीमा और नीफे करके उसको 3 भाग में बांट दिया गया है, सियाल, सीमा, नीफे। सियाल मतलब सिलिकॉन एल्यूमिनियम, और सीमा मतलब हो जाता है सिलिकॉन और मैग्नीशियम, और एक होता है नीफे। नीफे मतलब निकल और फेरम को आयरन कहते हैं। चलिए आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 47, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगीकरण कौन सा है? तो हरे पौधे सबसे बड़ा यौगीकरण होता है सौर ऊर्जा का। सिलेक्टेड टेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 48 में देखती है कि सिलेक्टेड टेक्स्ट को सभी कैपिटल लेटर में चेंज करने के लिए चेंज केस बटन क्लिक कर फिर किसे क्लिक करें? तो वो होता है अपर केस नाम का एक बटन है, तो उसके वजह से ये हम कंप्यूटर का क्वेश्चन है, तो आप ये देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 49, सूर्य किस दिशा में उगता है? तो सूर्य पूर्व दिशा में उगता है। ये तो जाहिर सी बात है, बहुत आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं कि सुरक्षा परिषद के अस्थायी देशों को कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? तो 2 वर्षों के लिए चुना जाता है। तो ये रहा हम लोग का 50 तक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। तो आज हम लोग 26 से लेकर के हम लोग 50 तक क्वेश्चन किए थे, और पिछले वीडियो में हम लोग 25 तक क्वेश्चन किए थे। तो जिन लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा, तो पिछला वीडियो देखने के बाद इस वीडियो को देखिएगा, और उसके बाद इसको अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और सपोर्ट कीजिए। और हम लोग हमेशा अच्छा कंटेंट लाएंगे, और अगर वीडियो आपको पसंद आए, वीडियो पे लाइक अच्छा रहा, तो हम लोग कोशिश करेंगे हम कि और अच्छा कंटेंट लाएं, और बिहार दरोगा और रेलवे के लिए जीके का अच्छा से अच्छा स्टॉक चुन कर लाएं। चलिए शुक्रिया, हैव ए नाइस गुड डे तो नहीं है, चलिए हैव ए नाइस इवनिंग, एंजॉय कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।